हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 ऑल 25 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में 5 दिसंबर 2022 के दिन आपका जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस सेक्शन से, मैं इन सारे क्वेश्चंस को आपके साथ काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट इमेज यहां पे देख पा रहे होंगे, इस पर्टिकुलर इमेज के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लूं। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर शिफ्ट में आपका पूछा गया था। मैं इस क्वेश्चंस को भी आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये क्वेश्चंस का सोर्स मैं आपको बता दूं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा क्लास 12th केमिस्ट्री में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिकली एक लेशन का नाम है आपका जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बेसिकली आपसे पूछा गया था ये सीएफटी के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को काफी डिटेल में। और ये जो क्वेश्चंस पे आप ये देख पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम से पूछा गया था मीजोग्लिया के बारे में, इसका सोर्स मैं आपको बता दूं, ये आपको देखने को मिलेगा क्लास 11th बायोलॉजी एनिमल किंगडम। ये आपको देखने को मिलेगा एनिमल किंगडम नाम के चैप्टर में। आपका ये बेसिकली ये आपका मीजोग्लिया बेसिकली इस टर्म को जो है बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। मैं आपको साथ के साथ मैं सोर्स भी बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, जिससे कम से कम आपको आइडिया लग सके कि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस का सोर्स क्या है, कहां से आपके एग्जाम्स में जो एग्जामिनर के द्वारा जो क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा है। शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हिंदू कैलेंडर के अनुसार बेसिकली आपको बताना है कि ये उगादी फेस्टिवल जो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है साउथ इंडिया में, आप बोल सकते हैं कि जो कुछ स्टेट्स में जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश में बेसिकली आपके पर्टिकुलर फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो किस मंथ में आपका ये हिंदू कैलेंडर में के अनुसार आपको ये बताना है। ये बेसिकली जो है आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है चैत्र मंथ में। क्लियर, ये आपको याद रखना। और ये फर्स्ट मंथ बोल सकते हैं कि आपका ये हिंदू कैलेंडर का होता है। इसका आंसर आपका जो है वो थर्ड हो जाएगा। उगादी फेस्टिवल आप बोल सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा हिंदू कैलेंडर के अनुसार। और ये आपके साउथ इंडिया स्टेट बेसिकली आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। आप बोल सकते हैं कि तेलंगाना, कर्नाटका और ये गोवा में भी आपको देखने को मिल सकता है। और ये आपका ये बोल सकते हैं कैलेंडर मंथ ऑफ द चैत्र होता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है विनर ऑफ द नेशनल फिल्म अवार्ड इन 2002। ये बेसिकली आपका एक मूवी, बहुत इंपॉर्टेंट मूवी थी। आप बोल सकते हैं आमिर खान इसमें इस पर्टिकुलर मूवी में एक्टर का रोल अदा कर रहे थे। तो इसमें बेसिकली जो लगान मूवी के लिए जो है किनको जो है बोल सकते हैं कि ये नेशनल फिल्म अवार्ड 2002 में बेसिकली जो है कोरियोग्राफी के लिए बेसिकली उनको जो है वो अवार्ड दिया गया था। इस पर्टिकुलर बेसिकली पर्सन का नाम आपको बताना था, अहमद खान या फिर राजू खान या फिर दिनेश कुमार या फिर जो है सैमक दवर। तो याद रखिए राजू खान को दिया गया था। ऑप्शन आपका जो है वो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, लगान मूवी के लिए। और ये इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी आप बोल सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट के जो है फिल्म के नाम यहाँ पे मेंशन है। वंस अपॉन ए टाइम इन इंडिया 2001 में बोल सकते हैं ये। और उसके बाद से जो है जोधा अकबर 2008 और ये कोई मिल गया 2003 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो है ये राजू खान फेमस है बोल सकते हैं लगान के साथ साथ ये इन पर्टिकुलर फिल्म के लिए। क्लियर, कोई मिल गया आपने देखा होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये आपसे जो है इकोनॉमिक्स ऐसे क्वेश्चंस पूछा गया था, आपको बताना था बेसिकली फीचर्स ऑफ द पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स का फीचर क्या होता है। ये बेसिकली इस टाइप के गुड्स को आप बोल सकते हैं कि जो भी आपका कंजप्शन जो होता है ना, 1% ये आपका जो है वो अफेक्ट नहीं होता है ऑफ ए कंजप्शन ऑफ द अनदर पर्सन। एक पर्सन किसी आपका कंजप्शन जो खपत जो होता है वो दूसरे पर्सन के खपत को ये बेसिकली आपका ये जो आपका ये पब्लिक गुड्स जो होता है वो अफेक्ट नहीं करते। इसका आंसर आपका जो है वो थर्ड हो जाएगा। क्लियर, ये आपका जो है इनकरेक्ट है, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये गुड्स जो होते हैं आपके मोर कॉम्पिटिटिव होता है। नहीं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। ऐसा भी नहीं कह सकते इसका लिमिटेड सप्लाई होता है, बहुत बोल सकते हैं कि लार्ज अमाउंट में सप्लाई देखने को मिलता है ये पब्लिक गुड के बारे में। क्लियर, और ये टैक्स पेयर्स कैन नॉट गेट दिस बेनिफिट ऑफ द पब्लिक गुड्स, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे स्लाइड भी इंक्लूड किया पब्लिक गुड से रिलेटेड। ये बेसिकली आपका ये इसे हम सोशल गुड या फिर जो है कलेक्टिव गुड्स के भी नाम से जानते हैं। और ये आपके जो है दोनों ये आपका ये गुड्स जो होता है ये बेसिकली आपका पब्लिक गुड्स होता है, गुड्स नहीं होता है, गुड नहीं होता है, आपका गुड्स होता है। क्लियर, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। और ये दोनों आप बोल सकते हैं कि नॉन एग्जीक्यूबल और उसके साथ साथ ये नॉन अराइवलरस होता है। क्लियर, और ये आप बोल सकते हैं कि इस टाइप के जो गुड्स जो होते हैं आपको देखने को मिले, कोई भी बोल सकते हैं कि उसको प्रोहिबिट नहीं किया जाता है, इजिली जो है असेसिबल होता है। और ये बोल सकते हैं सबके लिए। क्लियर, और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसलिए ये गुड जो होता है वो बोल सकते हैं कि साइमल्टेनियसली जो होता है मोर देन 1% के लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बेसिकली आपको ये बताना था कि राइट अंडर आर्टिकल 301।
ये आपका कौन सा आर्टिकल जो है बेसिकली हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 300A के अंदर, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, या फिर राइट टू प्रॉपर्टी, या फिर राइट टू एजुकेशन। तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसको जो है बोल सकते हैं कि वहां से हटा करके जो है आर्टिकल 19 में बेसिकली देखने को मिलता था ये राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये बेसिकली इसको जो है अमेंडमेंट करके जो है ये आर्टिकल हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, राइट आपका जो आर्टिकल 300A के अंदर। क्लियर। राइट टू प्रॉपर्टी आपका ये जो बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट, इसको जो है 44 अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, इसको सीज किया गया था। क्लियर। और ये बेसिकली आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है ये बेसिकली आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपको देखने को मिलेगा, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, आपका ये बोल सकते हैं कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी 300A में आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था कि वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेसेस का नाम बताना था आपको, जो बेसिकली इंडिया में ही देखने को मिलता है। इतना मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, मुंबई हो गया, मौसिनराम, उसके बाद से सिंगापुर तो नहीं होगा, सिंगापुर नहीं होगा, और ये आपका जो है वे लियल है। तो स्पेशली आपका जो देखने को मिलता है ये मौसिनराम, ये मेघालय में एक प्लेस है। क्लियर। तो यहाँ पे जो सबसे वर्ल्ड का जो सबसे बोल सकते हैं कि जो है नम स्थान हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे वर्षा अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आपका जो वो थर्ड हो जाएगा। क्लियर। मौसिनराम के बारे में ये ईस्ट खासी हिल्स में देखने को मिलता है। मेघालय में आपके 3 खासी आप याद रखेंगे, 3 हिल्स है, खासी नहीं 3 हिल्स है, गारो, खासी एंड जयंतिया। और तीनों ही हिल्स में आप बोल सकते हैं कि 3 ट्राइब्स हमें देखने को मिलता है, गारो ट्राइब्स, और उसके बाद से गारो हिल्स में, खासी ट्राइब्स खासी हिल्स में, और जयंतिया ट्राइब्स आपके जो जयंतिया हिल्स में। क्लियर। और आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गारो ट्राइब्स के द्वारा कौन सा पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्लियर। और ये हाईएस्ट रेनफॉल हमें इंडिया में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ये कुछ यहाँ पे डेटा दे रखा है, तो इस डेटा को आप इग्नोर कर सकते हैं। इतना डाटा जो आपसे नहीं पूछा जाए कितना मिलीमीटर जो है वर्षा जो है बेसिकली रेन जो है रिकॉर्ड किया गया था। सितंबर 2022 में किस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा एक पर्टिकुलर बिल जो है पास किया गया था, और बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर बिल जो पास किया गया था वो प्रोहिबिट कर रहा था बेसिकली जो है जो भी आपके स्ट्रे कैटल का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है सड़कों पे, बोल सकते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में, अर्बन एरियाज में, इस पर्टिकुलर स्ट्रे कैटल को जो है प्रोहिबिट करने के लिए किस स्टेट के द्वारा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो पर्टिकुलर बिल पास किया गया था, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश या फिर आसाम। तो याद रखिए स्ट्रे कैटल मीन्स आप बोल सकते हैं कि जो भी आपके कुछ घुमंतु कैटल्स होते हैं, लाइक कुछ गायें होती हैं, कुछ बोल सकते हैं कि आपके डॉग्स होते हैं, ये आपके जो सड़कों पे घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार को इसको जो है कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस पे जो भी आपके ये हानि पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। क्लियर। तो इस बेसिकली जो भी आपके स्ट्रे कैटल्स जो आपके पब्लिक प्लेसेस पे आपको नजर आते हैं, इसको प्रोहिबिट करने के लिए जो आपका ये बिल पास किया गया था, बोल सकते हैं गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था बेसिकली जो आपके नवाब जो आपके बंगाल 1756 के बाद से जो आफ्टर द डेथ ऑफ द अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान के डेथ हो जाने के बाद से जो आपके 56 में जो है बंगाल के नवाब जो है वो कौन आपके अपॉइंट किए गए थे, कौन बने थे, आप ऐसा बोल सकते हैं, सिराजुद्दौला या फिर निजाम शाह या फिर जो है आपका जो है शान नवाब या फिर जो है मुर्शिद कुली खां। तो याद रखिए बेसिकली आपके जो है वो सिराजुद्दौला को जो है बेसिकली इनके डेथ के बाद से जो अलीवर्दी खान के डेथ के बाद से जो सिराजुद्दौला को जो बेसिकली बनाया गया था, क्या बनाया गया था, नवाब ऑफ बंगाल इन 1756। क्लियर। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सिराजुद्दौला ये बोल सकते हैं कि जो आपके नवाब ऑफ बंगाल, और ये आपके जो है सिराजुद्दौला ये जो है बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो है इनके ग्रैंडफादर थे आपके अलीवर्दी खान के बाद, अलीवर्दी खान के बाद से सिराजुद्दौला ही बने थे आपके। क्लियर। अलीवर्दी खान आप बोल सकते हैं कि डिप्टी गवर्नर थे, बोल सकते हैं बिहार में, और ये आपके जो है ये मान रहे थे कि जो भी आपके जो सरफराज खान उनकी क्या हुई थी कि ये उनके डेथ के बाद से उनको जो है ये वो बोल सकते हैं कि अलीवर्दी खान को ये डिप्टी गवर्नर बने थे आपके बिहार में। क्लियर। और ये इनकैपेबल सन आप बोल सकते हैं कि मुर्शिद कुली खान, और ये आपके दीवान ऑफ बंगाल थे। एक इनकैपेबल आप बोल सकते हैं कि सन ऑफ मुर्शिद कुली खान, इनके सरफराज खान के बेसिकली आपके ये इनकैपेबल सन थे आपके मुर्शिद कुली खान, और जो आपके दीवान ऑफ बंगाल थे। सिराजुद्दौला के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि उन्होंने सरेंडर किया था नंबर ऑफ राइवल्स इन हिज ओन कोर्ट, अपने ही कोर्ट में, जो आप बोल सकते हैं कि जो उसमें क्या हुई थी कि जो हेल्प हो रही थी ब्रिटिश में उसकी विनिंग करने में। और ये आपका बैटल ऑफ प्लासी, आप समझ रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आपने पढ़ा होगा, कब हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, आप ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था
कि जो अर्ली टेम्पल ऑफ भीतरगांव आपको देखने को मिला कानपुर के अंदर उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे बेसिकली जो है 15 ईयर्स ओल्ड जो है एक बोल सकते हैं कि आपका एक टेम्पल बनाया गया था भीतरगांव। और ये बेसिकली किससे मिलकर के बना था, वुड से लकड़ी से मिलकर के बना था, या फिर मड ब्रिक से बना था, या फिर क्ले एंड थ्रेड से मिलकर के बना था, या फिर बेक्ड ब्रिक, या फिर बोल सकते हैं कि पक्की हुई ईंटों से मिलकर के बना था। तो ये बोल सकते हैं कि आपका ये जो टेम्पल हमें देखने को मिलता है बोल सकते हैं कि जो है भीतरगांव में कानपुर में उत्तर प्रदेश में। तो ये बेसिकली जो बैक्ड ब्रिक से मिलकर के बना था, पक्की ईंटों से। क्लियर, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। भीतरगांव टेम्पल देखने को मिलेगा आपको जो है ये टेराकोटा पैनल में बेसिकली आपका ये देखने को मिलेगा। और ये बिल्ड किया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था, तो 6th सेंचुरी में जो है बोल सकते हैं ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर के समय बेसिकली जो पर्टिकुलर ये भीतरगांव का टेम्पल जो है ये बनवाया गया था। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ओल्डेस्ट आप बोल सकते हैं कि आपके ये इंपॉर्टेंट टेम्पल है भीतरगांव टेम्पल, आपको कानपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। क्लियर, कानपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे आंसर बेसिकली आपका मेंशन है, कोई नहीं, आपको ध्यान रखना है कि फेमस फोक डांस आपको जो है उड़ीसा का बताना था, बिरहा या फिर जो है घूमर या फिर जो है कालबेलिया या फिर जो है रंगबती। तो ये जो आपका रंगबती जो है ना एक इंपॉर्टेंट फेमस फोक डांस है आपका उड़ीसा का। बिरहा जो है देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, बेसिकली बिरहा जो आपको देखने को मिलता है पूर्वांचल के क्षेत्र में, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं, पूर्वांचल के क्षेत्र में बिरहा गाया जाता है। क्लियर, और ये घूमर और ये आपका जो है कालबेलिया दोनों ही राजस्थान का ये आपका इंपॉर्टेंट फोक आपका ये डांस है, इंपॉर्टेंट फोक डांस घूमर एंड कालबेलिया। क्लियर, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डांस है ओडिशा से जो आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। आप यहाँ पे ये छऊ डांस याद रखेंगे। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ये बेसिकली आपको छऊ डांस देखने को मिलता है। और उसके बाद से आपका ये कर्मा नाच पूछा जाता है, गोटी पुआ, और उसके बाद से जो है रनप्पा डांस, और ये आपका जो महरी डांस, और ये लौडी खेला डांस। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में मैं आपसे शुरू में बात किया था। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सोर्स है ना, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको देखने को मिलेगा 1 to 10 किसी भी साइंस के बुक में आपको देखने को मिलने वाला नहीं। ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जिक्र कहीं भी नहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्लास 12th केमिस्ट्री में पर्टिकुलर टॉपिक का जिक्र हुआ है। यहाँ पे मैंने कटिंग भी लगाया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, और इस पर्टिकुलर आपके इमेज से क्वेश्चन पूछा गया था। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नेम मैं आपको बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था। और ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चंस पूछा जाना ये लाजमी बात नहीं एसएससी के एग्जाम्स में, क्योंकि एसएससी आपके जनरल साइंस से क्वेश्चंस उसका सिलेबस का दायरा अगर पूछ रही है तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आपका तुक्का लग गया एग्जाम्स में तो सही बात है, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस नहीं तो आप इस क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने नाम ही नहीं सुना लिगैंड के बारे में। लिगैंड क्या होता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, डी ऑर्बिटल तो आपने सुना होगा, लेकिन लिगैंड वगैरह जैसी नाम आपने, कॉम्प्लेक्सेस जैसी नाम, ज्योमेट्री वगैरह के जैसे नाम आपने नहीं सुना होगा अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो। क्लियर, मेरा काम है बताना, चाहे आप इस पॉइंट को, और ये मैं अपने पास से क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आपके पर्टिकुलर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा गया था। मेरा काम है डिस्कस करना और आपको एक्चुअल सोर्स बताना। क्वेश्चंस पूछा गया था कि कौन सा थ्योरी जो है बेसिकली आपके साथ जो डिस्कस करती है, रिलेशनशिप बेसिकली बताती है किसके किसके बीच में, लिगैंड और उसके साथ साथ जो है लिगैंड बॉन्डिंग और ये आपका डिग्रेडेशन ऑफ द डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का भी डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। डी ऑर्बिटल में बेसिकली आपके dxy हो गए, dyz हो गया, dxz हो गया, और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और ये dz स्क्वायर। इन्हीं 5 ऑर्बिटल्स का हमें डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। ये आपके 3 ऊपर चले जाते हैं, उसमें भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो उतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं, मैं उतना डीप में डिस्कस भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो मैं डिस्कस करूं तो वो आपके क्लास 12th केमिस्ट्री का वो आईटी जेई एंड मेंस का आपका वो बोल सकते हैं कि पोर्शन हो जाएगा। तो बस केवल आपको याद रखना है डी ऑर्बिटल्स जो आपके मेटल्स में, कॉम्प्लेक्सेस में, जो आपका ज्योमेट्री के भी बारे में बात करता है कि मेटल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होती है, और स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स की बात करता है। तो कौन सी थ्योरी की बात की जा रही है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात की जा रही है। आपका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे इमेज में देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है बेसिकली आपका ये, मान लीजिए कि आपका ये पर्टिकुलर कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। NiCO4 एक कॉम्प्लेक्स है। क्लियर, NiCO4 में बेसिकली आपका निकल जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, और ये आपके 4 क्या होते हैं कि इसमें आपके जो है वो लिगैंड अटैच होते हैं इससे। क्लियर, ये आपके लिगैंड अटैच होते हैं। ये आपके यहाँ पे एक CO हो गया NiCO4, ये आपका जो है यहाँ पे एक CO हो गया, और ये आपका CO हो गया, और ये आपका OC आप कह सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, और ये आपका OC ऐसे लिखेंगे। क्लियर, तो इस तरीके से आपका ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ये आपका जो है कोबाल्ट नहीं, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, इंपॉर्टेंट लिगैंड है। तो इस तरीके से आपका ये सेंट्रल मेटल एटम होता है और ये आपका लिगैंड होता है। क्लियर, और कहीं ना कहीं ये आपका दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग जो होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है,
और ये आपका कहीं ना कहीं जो आपके ऑप्शन में था ना, ऑप्शन में अगर आपने आपका बैकग्राउंड रहा है साइंस बैकग्राउंड, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो बीबीटी तो आप वैसे ही कट कर देंगे, क्योंकि बीबीटी जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात करता है। मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्डिंग जो होती है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। ये आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसे पोर्शन की बात करता है, आपका ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा, लेकिन बीबीटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, एलएफटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसके बाद एमओटी के बारे में भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। क्लियर? कहीं से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी एसएससी पूछ सकती है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि आपके एग्जाम्स में ही आपके बारे में एलएफटी के बारे में पूछ लिया दूसरे शिफ्ट में, क्योंकि एसएससी इसके लिए जानी जाती है ऑप्शन से क्वेश्चंस को क्रिएट करने के लिए। क्लियर? बीबीटी से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, एमओटी से भी पूछ सकती है। इसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए, बहुत डिटेल तो नहीं, लेकिन बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो किसके द्वारा किनके द्वारा दिया गया था, पॉलिंग के द्वारा दिया गया था। सीधा सा फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, सिंपल फैक्ट है, 1930 में दिया गया था पर्टिकुलर। ये आपका जो है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करती है, लिगैंड और ऑर्बिटल के साथ साथ बोल सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम। आपने समझा होगा कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगैंड क्या होता है। क्लियर? और इसमें कहीं ना कहीं जो हमें देखने को मिलता है ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए, सिंपल है। NiCO4 में अगर पूछ लिया जाए कि निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो जो आपका जो लिगैंड, जो जितने नंबर ऑफ लिगैंड अटैच होते हैं ना इससे सेंट्रल मेटल एटम से, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो ये आप बोल सकते हैं कि आपका ये 4 हो जाएगा NiCO4 में निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आपका जो sp3 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा। अगर 4 है तो DsP2 भी हो सकता है। इसमें भी आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि आपका ये आउटर फील्ड, आपका ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इनर फील्ड। तो इस तरीके के बहुत डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन आप थोड़ा मोटा सा आइडिया रख सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो sp3d हो सकता है उसका हाइब्रिडाइजेशन, और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP आप बोल सकते हैं। और अगर 6 है तो sp3d2 हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिल सकता है। अगर 6 है तो आपका d2sp3 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है इनर ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेट करता है, d2sp3 भी हो सकता है। और ये आपका ऑक्टाहेड्रल, इस केस में भी आपको ज्योमेट्री देखने को मिल सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आपका लिमिटेशंस भी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड जब कोई भी थ्योरी में कहीं ना कहीं लिमिटेशन होता है तभी तो नेक्स्ट थ्योरी का वर्जन देखने को मिलता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद से CFT आया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें क्या क्या जो बोल सकते हैं कुछ कमी थी, कलर जो क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके पीछे कोई भी जो रीजन नहीं दे रहा था। आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन में जो कलर जो होता है वो रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन में, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के वजह से रेड कलर होता है। और हीमोग्लोबिन में आपका एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, आयरन का कंपाउंड होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका ये कलर क्यों प्रोड्यूस होता है इसके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी बीबीटी। क्लियर? और इस तरीके से आप जो है ये अंतर भी नहीं कर पा रही थी वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट आप मोटा सा आइडिया रखेंगे। लिगैंड फील्ड थ्योरी जो होता है कहीं ना कहीं ये बॉन्डिंग, आपके ऑर्बिटल अरेंजमेंट और उसके साथ साथ जो अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, उसके बारे में आपका ये लिगैंड फील्ड थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करता हुआ नजर आता है। क्लियर? और ये ट्रांजिशन मेटल आयन और ये आपके 9 वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखने को मिलेगा। 2 5 आपके जो है 5 ND और उसके बाद से 1 N+1 और ये आपके 3 N+1p ऑर्बिटल से मिलकर के बना होता है। तो एक इंपॉर्टेंट आइडिया आप रख सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं। एमओटी से पूछा जा सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी को सबसे पहले जो है आप बोल सकते हैं डेवलप किसने किया था, F. Wundt एंड RS Mulliken ने इसको डेवलप किया था 1932 में। साइलेंट फीचर्स हैं इस थ्योरी का, इसमें बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। बोल सकते हैं कि जो है मोनोसेंट्री का कॉन्सेप्ट, उसके बाद से पॉलीसेंट्री का कॉन्सेप्ट, सब कुछ मैं इंक्लूड कर दिया हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग का भी हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलअप जो होता है बेसिकली जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस पे होता है, और ये हुन्स रूल्स मल्टीप्लिसिटी के बेस पे हमें देखने को मिलता है। अफबाउ रूल्स के बारे में भी आप क्लास 11th में ही देखने को मिलेगा ये सारे पॉइंट। और ये आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ये हॉर्न्स रूल। इतना डिटेल में मैं तो डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वो आपकी IIT-JEE बोल सकते हैं कि नीट की क्लास हो जाएगी। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को थोड़ा सा मोटा सा आइडिया आप रखेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। जब मैं आपके साथ PDF शेयर करूंगा तो आप इस PDF को रीड करके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आप जान सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा एक जो है बोल सकते हैं कि आपका ये लॉन्च किया गया था प्रे शिक्षालय प्रोग्राम, और ये इस इनिशिएटिव कहीं ना कहीं आपका ये सपोर्ट्स करता है ओपन एयर क्लासरूम या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर गर्ल चाइल्ड या फिर ब्लैक बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन एवरी स्कूल या फिर हायर एजुकेशन फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो याद रखिए
ये आपका जो है प्रे शिक्षालय प्रोग्राम जो है इनिशिएटिव सपोर्ट करता है ओपन एयर क्लासरूम। ओपन एयर क्लासरूम आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर, मैं पॉइंट्स भी मेंशन किया हूं, जब आपको पीडीएफ दिया जाएगा तो आप बहुत अच्छे से इसको रीड भी कर सकेंगे, रिवाइज भी कर सकेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनमें से किस इंडियन म्यूजिशियन के द्वारा परफॉर्म किया गया था रागा फॉर पीस, जो 2014 का नोबेल पीस प्राइज कॉन्सर्ट जो हुआ था बेसिकली ओस्लो में। तो आपको बताना है उस फेमस पर्सनैलिटी इंडियन म्यूजिशियन के बारे का नाम, बहादुर खान या फिर अमजद अली खान या फिर बुद्ध देवदास गुप्ता या फिर सत्यकी बनर्जी। तो याद रखिए अमजद अली खान के द्वारा ये पर्टिकुलर कंसर्ट को जो है परफॉर्म किया गया था, रागा फॉर पीस। क्लियर, और ये 2014 में जो है ये बेसिकली नोबेल प्राइज दिया गया था, बोल सकते हैं कि आपके जो है पीस के क्षेत्र में कल्याण सत्यार्थी और उसके साथ साथ मलाला यूसुफजई। क्लास सत्यार्थी आपके इंडियन पर्सनैलिटी हैं और ये आपके जो मलाला यूसुफजई आपके बोल सकते हैं कि ये पाकिस्तान की एक गर्ल है और एक कम उम्र में नोबेल पीस प्राइज पाने वाली ये इंपॉर्टेंट आपके जो है ये गर्ल का नाम है मलाला यूसुफजई। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था बेसिकली जो है डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके जो अगस्त 2022 में किनको जो है अपॉइंट किया गया था चेयरमैन डीआरडीओ के, राजीव बहल या फिर अनिल चौहान या फिर समीर वी कामत या फिर रंजित रात याद रखिए फिर तो इसका आंसर क्या होगा समीर वी कामत, इनको जो अपॉइंट किया गया था डीआरडीओ के चेयरमैन। ये आप देख सकते हैं और ये डीआरडीओ का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपने एग्जाम्स के लिए टारगेट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। क्लियर, 26 अगस्त 2022 को बेसिकली जो है ये आपका ये इंपॉर्टेंट ये इनको जो अपॉइंट किया गया था डीआरडीओ के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना है कि अनडिफरेंशिएटेड लेयर, ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर जो होता है आपको प्रेजेंट होगा कहाँ पे, किसके किसके बीच में, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इस क्वेश्चन का सोर्स मैं आपको बताया था वीडियो स्टार्टिंग में कि बेसिकली आपको क्लास 11th आपको एनसीईआरटी एनिमल किंगडम में देखने को मिलेगा। तो आपके एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में जो आपको क्या देखने को मिल रहा है, मेसोग्लिया देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिए ये आपका एक्टोडर्म है, ये बाहर वाला आपका एक्टोडर्म है और अंदर वाला आपका जो है ये क्या है कि एंडोडर्म है। ये आपका एंडोडर्म, अंदर वाला आपका एंडोडर्म है, अंदर वाला, और बीच में आपको ये जो दिख रहा है ना यही आपका मेसोग्लिया है। तो मेसोग्लिया के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको इमेज के थ्रू भी आपको मैं बता रहा हूँ। और ये आपका डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में भी ये आपको ये देखने को मिलेगा। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में 3 लेयर्स देखने को मिलते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म आप बोल सकते हैं। और ये आपके जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक में केवल और केवल एक्टोडर्म होता है और ये एंडोडर्म होता है। क्लियर, और ये आपके जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका आंसर हो जाएगा आपका मेसोग्लिया। तो मेसोग्लिया आपको एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में देखने को मिलेगा। अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है आपका ये प्रेजेंट होता है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में। आपको याद रखना है कि आप डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो ये आपके जो है डिप्लोब्लास्टिक में आपको 2 लेयर देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। क्लियर, जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है सिलेंट्रेट्स, ये भी आपके एग्जाम्स में इसी शिफ्ट में आई थिंक पूछा गया था इस सिलेंट्रेट्स के बारे में। डिप्लोब्लास्टिक में से आपको जो है चूज करना था कि कौन सा फाइलम आपका डिप्लोब्लास्टिक को शो करता है। सिलेंट्रेट्स होते हैं, मेसोग्लिया आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, आप यकीन हो जाएगा जो मैं पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके क्लास 11 से ही मैंने पिकअप किया है। और ये लाइन आपसे पूछा गया था एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर, ये आपसे एग्जामिनर ने गायब करके ऑप्शन बना दिया था, और प्रेजेंट लेयर बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। आपको यकीन नहीं होगा क्लास 11th बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि पता नहीं एसएससी में किस टाइप से क्वेश्चंस कहां से क्वेश्चंस एग्जामिनर आपके जनरल अवेयरनेस के नाम पे वो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं प्रूफ के तौर पे भी आप रीड कर सकते हैं। जब एनिमल किंगडम आप चैप्टर खोलेंगे तो आप वहां पे पाएंगे ये पर्टिकुलर लाइन यहाँ पे मेंशन भी, अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया के बारे में। क्लियर, और ये आपके जो है इनमें जो है इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में आपको जो एम्ब्रियो में बेसिकली 3rd जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन मेसोडर्म को देखने को मिलता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपके जो है मेसोडर्म ही देखने को मिलता है आपके एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। जैसे प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के, याद रखिए प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम से लेकर के कॉर्डेट्स तक आपके सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। प्लेटीहेलमिन्थेस, उसके बाद एस्केलमिन्थेस, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, सारे के सारे फाइलम में आपके जो है ऑर्गेनिज्म आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। आपके डिप्लोब्लास्टिक बोल सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा सिलेंट्रेट्स में। क्लियर, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई होगी और मेसोग्लिया के बारे में भी कुछ आइडिया हो गया होगा आपको इमेज के जरिए। इमेज भी आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को मिल जाएगा। क्लियर,
और आपको बताना था बेसिकली डेवलपिंग प्लेस जो होता है सेटलमेंट को, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? डेवलपिंग प्लेस जो होता है सेटलमेंट के लिए वो बेसिकली आपका ये होम, साइट या फिर प्लेन या फिर शेल्टर, तो क्या कहलाता है? साइट कहलाता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये बेसिकली आपका ये कौन सा जो है बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर जो फेनोमेना है वो कॉज किया जाता है एक्सजेनिक फोर्स के द्वारा, एक्सजेनिक फोर्स के द्वारा, क्रोजन या फिर जो है लैंडस्लाइड या फिर अर्थक्वेक या फिर वोल्केनो। तो तीनों के तीनों आपके ये लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो आपके जो बोल सकते हैं कि एंडोजेनिक होते हैं। क्रोजन आपके जो है बोल सकते हैं कि आपके ये एक्सोजेनिक होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स के फॉर्मेशन के द्वारा आपका ये फॉर्मेशन इसका देखने को मिलता है। प्रोसेस आपका ये बेसिकली आपका ये फोर्स होता है एक्सोजेनिक प्रोसेस भी होता है। आपको याद रखना है कि जो आपके अर्थ के सरफेस में जो है बेसिकली आपको जो है ये कुछ प्रोसेस उसमें देखने को मिलते हैं जिसे हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। और ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो होता है एक्सोजेनिक होता है और नेक्स्ट आपका एंडोजेनिक होता है। तो जो आपके एक्सोजेनिक प्रोसेस जो होते हैं ना, आपके बोल सकते हैं कि जो आपके ऐसा फोर्स जो आपका डिराइव होता है बोल सकते हैं कि फ्रॉम द अर्थ एक्सटीरियर या फिर ओरिजिनेट होता है विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपका इसका ओरिजिन देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस के भी नाम से जानते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस को बेसिकली हम इंटरनल फोर्सेस के भी नाम से जानते हैं और इसका यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए, प्रेशर एंड ओरिजिनेट्स करने के लिए, किसके अंदर? इनसाइड द अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर। तो आपका ये एंडोजेनिक हो गया। इन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पे, आपके टाइडल फोर्स ऑफ द मून हो गया, ये आपका इरोजन हो गया, ये आपका जो है क्या होता है? तो एक्सोजेनिक फोर्सेस के द्वारा ये बेसिकली आपका ये फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये आपका जो बोल सकते हैं कि इरोजन मोस्टली बेसिकली आपका प्रेसिपिटेशन के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका रेन हो गया, फिर स्नो हो गया, विंड के द्वारा साइक्लोन्स हो गया, टॉर्नेडोज हो गया, ड्रॉट्स हो गया, थंडर स्टॉर्म्स हो गया, रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया, विंड्स हो गया, हेल स्टॉर्म्स हो गया। तो इसके वजह से आपको देखने को मिल सकता है इरोजन और ये एक्सोजेनिक फोर्सेस के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। एंडोजेनिक फोर्सेस के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, अर्थक्वेक हो गया, माउंटेन फॉर्मेशन और वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज आपके ऑप्शन में था। ये सारे के आपके एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा इसका फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कितने आपके टाइम्स जो है इंडिया में जो है बेसिकली आपका ये होस्ट किया गया है आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। वनडे आपसे पूछ रहा है, T20 नहीं पूछ रहा है, वनडे आपको ध्यान देना है। 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, 4 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स हुआ है। आप यहाँ ईयर देख लीजिए। इंडिया में बेसिकली आपका ये 2011 में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश में हुआ था आईसीसी आपका ये वर्ल्ड कप बोल सकते हैं, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये आपका जो इंटरनेशनल आपका ये वनडे इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट बोलते हैं और ये 15 ओवर्स का होता है, 50 ओवर का होता है। बहुत ये इंटरेस्टिंग होता है, आप लोग देखते होंगे इस पर्टिकुलर गेम को। और ये आपका जो सेकेंड टाइम बोल सकते हैं कि इंडिया पार्टिसिपेट किया था बेसिकली 11 में, और उसके बाद से 2023 में भी होस्ट करने वाला है इंडिया। ये आपको याद रखना है। ये 4th टाइम हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो जब क्वेश्चन पूछेगा तो उस समय केवल 3 टाइम्स। ये आपका यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा 1987 में और उसके बाद से 1996 में। ये आपका फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम और ये आपका थर्ड टाइम और ये 4th टाइम होस्ट करने वाला इंडिया आपका ये 2023 में आईसीसी बोल सकते हैं कि मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। और ये फर्स्ट टाइम कब कहाँ पे हुआ था ये टूर्नामेंट? आपका जो इंग्लैंड के द्वारा ये होस्ट किया गया था 1975 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड कप आपका हुआ था ऑर्गेनाइज हुआ था इंग्लैंड में जून 1975 में। फर्स्ट मैच आईपीएल का बेसिकली पूछा गया था आपसे 2022 में, ये कहाँ पे खेला गया था? फर्स्ट मैच ऑफ द आईपीएल कहाँ पे खेला गया था? तो खेला गया था बेसिकली बंगलुरु या फिर मुंबई या फिर कोलकाता या फिर लखनऊ। तो याद रखिए मुंबई का बेसिकली एक वानखेड़े स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम में बेसिकली जो है ये फाइनल हमें देखने को मिला था। क्लियर। तो केकेआर जो है 6 विकेट से इसमें जीत हासिल करी थी और ये वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। और वानखेड़े स्टेडियम में आपका जो फर्स्ट मैच भी खेला गया था, फाइनल भी खेला गया था। तो याद रखेंगे, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि HYVP मीन्स व्हाट? हाई यील्डिंग वैरायटी। आप बोल सकते हैं कि आपका ये P मीन्स व्हाट? P मीन्स आपको बताना है कि P मीन्स क्या होगा? हाई यील्डिंग वैरायटी। ये आपका जो है ये प्रोग्राम था, P मीन्स प्रोग्राम। ये आपका इंप्लीमेंट किया गया था कब? आपको जो अबाउट कितने इसके अंदर जो है एरिया बेसिकली आपको देखने को मिला था। एरिया आपको बेसिकली उसका डाटा बताना है। 5 मिलियन हेक्टेयर्स या फिर 3 मिलियन हेक्टेयर्स या फिर 4 मिलियन हेक्टेयर्स या फिर 2 मिलियन हेक्टेयर्स। तो कितना आपका डाटा था? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के अंदर बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया था, अबाउट आपका 2 मिलियन हेक्टेयर्स था। क्लियर। और ये आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है, बोल सकते हैं इसके फादर जो है आपके जो है फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड में आपके 1960 में बेसिकली आपके नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा उनको माना जाता है
फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका जो HYVP का कॉन्सेप्ट जो है ये इसी पर्टिकुलर टॉपिक से आपका रिलेटेड है। क्लियर। और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1970 में, इनको जो नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन इंडिया में बात करें तो फादर आप बोल सकते हैं कि आपके जो है कौन है ग्रीन रिवॉल्यूशन, MS स्वामीनाथन। क्लियर। और ये आपका हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम आपका इंप्लीमेंट किया गया था, अबाउट आप बोल सकते हैं 2 मिलियन हेक्टेयर्स इनिशियली किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में मोस्ट अबंडेंट आपके एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर वाटर वेपर या फिर मेथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सारे के सारे आपके जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस ही हैं, लेकिन आपको एबंडेंट बताना है, प्रचुर मात्रा में कौन सा प्रेजेंट होता है, तो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में मैंने मेंशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रेजेंट होता है, मेथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन हो गया, CFC भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसके बाद से जो है आपके वाटर वेपर भी आपके ग्रीन हाउस गैसेस भी आते हैं। लेकिन आपके सबसे ज्यादा जो है बोल सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा वाटर वेपर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था बेस्ट नोन आपके जो है सामान रूलर, इट मींस आपके जो है फेमस रूलर। सामान रूलर बेसिकली आपके चौहान वंश, आगे चल करके आपका ये नेम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। पृथ्वीराज थर्ड या फिर विग्रहराज सेकंड या फिर पृथ्वीराज फर्स्ट या फिर वासुदेव। तो याद रखिए पृथ्वीराज थर्ड आपके जो फेमस रूलर थे चौहान वंश के। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है 1191 में क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज थर्ड की विक्ट्री हुई थी और ये आपके मोहम्मद गोरी की क्या हुई थी, आपकी हार हुई थी। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर आपका हुआ था 1192 में सेकंड बैटल ऑफ आपका तराइन, जिसमें जो है मोहम्मद गोरी की विक्ट्री हुई थी और ये पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप को कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1950 में या फिर जो है 1949 या फिर 1948 या फिर 1951। तो कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1949 में। और ये बेसिकली अब इसका एम क्या होता है, तो ये इसका एम आप बोल सकते हैं कि ये प्रमोट करता है जो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ना, इनके बीच एक पर्सनल कॉन्टेक्ट इनके बीच बना रहे। क्लियर। तो इस पर्टिकुलर एम को क्या करता है कि ये प्रमोट करता है आपका ये इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, एक ऑटोनोमस बॉडी होता है, 1949 में इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बेसिकली इनिशिएट करी थी कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कॉम्प्रिहेंसिव, इस वर्ड पे फोकस कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब इनिशिएट किया था, किस ईयर में, 1960 में या फिर 1991 में या फिर 1972 में या फिर 1982 में। तो कब आपका कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम देखने को मिला था, 1972 में। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको सावधान होना है, 1952 में तो इंडिया फर्स्ट नेशन बना था वर्ल्ड में, आप बोल सकते हैं कि जो है इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने जो है नेशनल प्रोग्रामिंग फॉर फैमिली प्लानिंग, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। ये आपका जो इंडिया फर्स्ट मेंबर बना था ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप बोल सकते हैं 1952 में। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव आप बोल सकते हैं कि आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आपका इसका ईयर क्या है, 1972 है। क्लियर। तो इन दोनों ही ईयर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका जो है सिंधु एंड कान्हा से रिलेटेड है। ये रिवोल्ट आपका जो है कौन सा रिवोल्ट है, भील रिवोल्ट या फिर जो है खासी रिवोल्ट या फिर मुंडा या फिर संथाल। तो संथाल रिवोल्ट बेसिकली आपके जो है इसके नेतृत्व करता बोल सकते हैं आपके जो है कौन थे, सिंधु एंड कान्हा थे। क्लियर। और ये आप देख सकते हैं कि कब ये वो आपका ये रिवोल्ट हुआ था, 1855 से 56 के बीच में हुआ था। क्लियर। और ये आपका जो है किनके किनके बीच हुआ था, ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था। और ये आप बोल सकते हैं कि जो है सिंधु कान्हा और उसके बाद से चांद और ये आपके जो है भैरव कुछ इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। लेकिन आपके सिंधु कान्हा का नाम बहुत फेमस है, बोल सकते हैं कि संथाल रिवोल्ट से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर सेट का, और इस क्वेश्चन को मैं काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये बायो का क्वेश्चन है और ये आप बोल सकते हैं कि आपका जो है ये एनिमल किंगडम से क्वेश्चन पूछा गया है, एनिमल किंगडम। क्लियर। तो पूछा यह गया था कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स किस ग्रुप में आपके जो है उसको आइडेंटिफाई करना था आपको बेसिकली। तो मैं आपसे अभी जस्ट डिस्कस ये किया है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कार्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कार्डेटा क्या होंगे आपके जो है, ये आपके होंगे बोल सकते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। एक्टोडर्म बाहर होगा, एंडोडर्म अंदर होगा और ये बीच में आपको मेसोडर्म देखने को मिलेगा। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक में केवल और केवल 2, एक्टोडर्म और एक सेकंड आपका जो है एंडोडर्म। क्लियर। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस तो वैसे नहीं होने वाला। अरेक्निड्स बेसिकली आपको ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के आपको एक क्लास होता है,
रेक्निट्स, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आर्थ्रोपोडा आपका बिलोंग करता है, उसमें ट्रिपल प्लास्टिक होता है, ये भी नहीं होगा। कॉर्डेट्स भी नहीं होगा क्योंकि फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस टू कॉर्डेटा, ये भी नहीं होगा। बजाय एक ही ऑप्शन सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स आपके कैसे होते हैं? डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, जिसमें आपका जो है बोल सकते हैं कि हाइड्रा इसी में आता है, इसी फाइलम में हाइड्रा आता है। और बहुत सारे आपके जो इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि जो है इसमें ओवेलिया आता है, अरेलिया आता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं बोल सकते हैं सिलेंट्रेट्स में। तो आपसे पूछा जाता है हाइड्रा के बारे में, आपको याद रखना है इसका फाइलम क्या होता है, सिलेंट्रेटा ही होता है। और ये फाइलम सिलेंट्रेटा जिसे हम निडेरिया के भी नाम से जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं जो आपके अंदर माइंड में क्लियरिटी आए। एक्वेटिक मोस्टली मराइन, सारे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो स्पीसीज जो होती हैं वो मराइन समुद्र में देखने को मिलती है। ससाइल और ये फ्री स्विमिंग। ससाइल मींस व्हाट, ये क्या होता है कि जो बोल सकते हैं कि जो है ये किसी भी सबस्ट्रेटम से भी चिपके रह सकते हैं और या फिर फ्री स्विमिंग भी होते हैं, उसे बोलते हैं जैसे हाइड्रा जो होता है वो सबस्ट्रेटम से चिपका होता है, क्लियर। और ये फ्री स्विमिंग भी होते हैं, ओवेलिया हो गया, अरेलिया हो गया, सारे के सारे आपके फ्री स्विमिंग होते हैं। रेडियली सिमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियल सिमेट्री का पाया जाना किस फाइलम का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? फाइलम निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा बोल सकते हैं। रेडियल सिमेट्री मींस व्हाट, आप बॉडी के किसी भी एंगल से टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर। किसी भी एंगल से टू पार्ट्स में डिवाइड करना रेडियल सिमेट्री कहलाता है, क्लियर। और ये निडेरिया जो होता है बेसिकली आपका ये निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट्स हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में, एक इंपॉर्टेंट सेल्स है। और ये जिसे बोल सकते हैं कि इसके पास जो है निमेटोसाइट्स पाया जाता है। और ये आपने देखा होगा कि जो आपका हाइड्रा जो होता है ना, जो आपका उसका टेंटिकल जो होता है वो दंश कोशिका बोलते हैं बेसिकली निमेटोसाइट्स को, वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये कांटेनुमा बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हाइड्रा के बॉडी में, क्लियर। हाइड्रा को आप लोग गूगल कीजिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा टेंटिकल्स। और ये निडोब्लास्ट जो होता है ये बेसिकली आपका एनकरेज डिफेंस और उसके साथ साथ बॉडी को ये कैप्चर ऑफ द प्रे को ये बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर हेल्प करता है आपका ये सेल। निडेरिया बेसिकली एग्जिबिट करता है टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लोप्लास्टिक, एक्टोडर्मल, एंडोडर्म होते हैं, क्लियर। और ये आपका सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी आपको देखने को मिलेगा, सिंगल ओपनिंग माउथ, और उसके साथ साथ ये हाइपोस्टोम देखने को मिलेगा, क्लियर। माउथ जो होगा, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम पे आपका माउथ होगा। और डाइजेस्टन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होगा, आपको देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल्स के बाहर और ये इंट्रा सेलुलर आपके सेल्स के अंदर, क्लियर। निडेरियंस बोल सकते हैं एग्जांपल्स कोरल्स हो गए, स्केलेटन, कंपोस्ट, जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभी आपके कोरल्स जो होते हैं ना, मूंगा जिसे बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट उनका स्केलेटन बना होता है, क्लियर। फाइलम सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडीज जो होता है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है आप बोल सकते हैं कि पॉलिप, आप यहाँ पे देखिए पॉलिप, एंड सेकंड है आपका मेडुसा। पॉलिप जो होता है बेसिकली सिसाइल होता है और सिलेंड्रिकल होता है, और ये बोल सकते हैं किसी सबस्ट्रेटम से चिपका होता है, जैसे कि आप हाइड्रा एंड एडेम्शिया में देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेडुसा जो होता है ना, मेडुसा जो होता है बेसिकली आपका अम्ब्रेला शेप होता है, अम्ब्रेला के बोल सकते हैं कि शेप के आकार का होता है। आप यहाँ पे इमेज में देखिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये पॉलिप एंड मेडुसा क्या होता है। पॉलिप एंड मेडुसा, आप यहाँ पे देखिए पॉलिप एंड मेडुसा, ये आपका जो है मेडुसा नजर आ रहा है, ये आपका जो है अरेलिया जिसे हम जेलीफिश कहते हैं उसका जो है मेडुसा है, और ये क्या एडेम्शिया का ये बोल सकते हैं कि आपका ये पॉलिप है। तो ये पॉलिप एंड मेडुसा होता है बेसिकली, जो आपका पॉलिप जो होता है ना वो आपका सबस्ट्रेटम से बोल सकते हैं कि आपका ये चिपका होता है, और ये मेडुसा क्या होता है कि आपका ये फ्री स्विमिंग होता है, मेडुसा, क्लियर। और ये अम्ब्रेला शेप होता है आपका जो है मेडुसा। और ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, और ये आपके एग्जाम से पूछा भी जाता है किस फाइलम का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका ये पॉलिप एंड मेडुसा का पाया जाना। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में मेंशन था प्लेटिहेल्मिन्थस। तो प्लेटिहेल्मिन्थस मींस व्हाट, इट मींस फ्लैट वर्म्स, चपटे कृमि होते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं। टेप वर्म को बेसिकली हम टेनिया बोलते हैं, टेनिया सोलियम, और ये आपका फैस्टियोला होता है, लिवर फ्लूक। ये पर्टिकुलर स्लाइड में आपसे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप सेट नंबर 1 से इस पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, सेट नंबर 1 से, तो बीच में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछा गया था इस टाइप से क्वेश्चंस आपके और डिफरेंट पहले प्रीवियस सेट्स में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या कीजिए कि आप एक एक सेट 1 बाय 1 सेट को डिस्कस देखिए, क्योंकि हर एक सेट में मैं एक ही पॉइंट को डिस्कस करूंगा तो फिर वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी और आप भी जो है बोलेंगे कि सर एक ही पॉइंट को जो है बार बार डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जो है बेसिकली पार्ट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 1 से जो भी आपके अपकमिंग सेट्स हैं मैं अपलोड करूंगा, उसको आपको एंजॉय करना है। नेक्स्ट आपका अरेक्निड ऑप्शन में था, वो बेसिकली क्या होता है, अरेक्निड्स बोल सकते हैं कि जो आपका ये जो ज्वाइंट लेग्स इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास होता है। आर्थ्रोपोडा मींस व्हाट, आर्थ्रोपोडा मींस आपके ज्वाइंट, और ये पोडा मींस बेसिकली आपका जो है
ये बोल सकते हैं कि अपेंडेजेस होते हैं। तो ज्वाइंट अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स में। तो ये बेसिकली आपके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रख सकते हैं, जैसे कि आपके स्पाइडर्स होंगे, स्कॉर्पियंस होंगे, वो इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा भी आपके ऑप्शन में था, तो इसके बारे में भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। ये तो आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे आर्थ्रोपोडा, बायलैटरल सिमेट्री होता है इसमें देखने को मिलता है। बॉडी जो होता है इसका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस बोल सकते हैं। रिस्पिरेटरी ऑर्गन से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका ये बुक लंग्स देखने को मिलेगा, स्कॉर्पियन में बुक लंग्स पूछा जाता है, ये आपका रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। और ये बुक गिल्स भी पूछा जाता है। और ये आपका ट्रैकिया जो कॉकरोच में देखने को मिलेगा, रिस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन तंत्र बोल सकते हैं, श्वसन अंग बोल सकते हैं, श्वसन अंग। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है आपका ओपन टाइप का होता है, जिस मीन्स आप बोल सकते हैं कि जो भी आपके ब्लड जो होंगे वेन्स एंड कैपिलरी में आपको फ्लो होता है वो नजर आएगा। सेंसरी इसमें एक एंटीना देखने को मिलेगा, ऑर्गन लाइक एंटीना। उसके साथ कंपाउंड आई का पाया जाना, कंपाउंड आई हमें देखने को मिलता है फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म में। स्टैटोसिस्ट एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये भी पूछा जाता है स्टैटोसिस्ट। ये बैलेंसिंग ऑर्गन होता है जो प्रेजेंट होता है, आपको देखने को मिलेगा फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म में। एक्सक्रीशन जो होता है माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉकरोच में देखने को मिलेगा। माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा जो है बोल सकते हैं उत्सर्जी अंग है माल्पीजियन ट्यूब्यूल। मोस्टली आपके डायोसियस होते हैं। डायोसियस मींस व्हाट, आप बोल सकते हैं कि जो आपके मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मतलब इसमें प्रेजेंट होते हैं। मोनोसियस एक टर्म होता है, मोनोसियस मींस एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको जो है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा। क्लियर। मोस्टली आपके ओविपेरस होते हैं, मींस ओविपेरस मींस अंडे देते हैं। और ये आपके इसमें जो डेवलपमेंट जो होता है आपका जो है डायरेक्ट या फिर बोल सकते हैं कि आपके इनडायरेक्ट हमें देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट आप इमेज देख सकते हैं। एपिस हो गया, हनी बी, बॉम्बिक सिल्कवॉर्म, लैसिफर, लैक इंसेक्ट, वेक्टर्स, एनोफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडीज इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। क्लियर। और उसके बाद से ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्ट हो गया। उसके बाद से लिविंग फॉसिल पूछा जाता है, लिमुलस को बोलते हैं किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल लिमुलस होता है और लिमुलस को बेसिकली किंग क्रैब बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और ये फाइलम कॉर्डेटा भी आपके ऑप्शन में था, तो फाइलम कॉर्डेटा के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट, अगर 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा उसको हम कॉर्डेटा फाइलम में कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड यहाँ पे देखिए आपका लंबा ये देखने को मिलेगा, ये आपका जो है नोटोकॉर्ड है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। ये तो आपका येलो वाला आपका जो है नोटोकॉर्ड हुआ, और ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड ये आपको देखने को मिलेगा। सर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप बोल सकते हैं। उसके बाद से पेयर्ड फायरेंजियल गिल स्लिट्स, ये आप यहाँ पे देखिए फायरेंजियल पाउचेस देखने को नजर आ रहा है आपको, तो ये आपके जो है पेयर्ड फायरेंजियल गिल स्लिट्स, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके फाइलम कॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म में। बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। हम लोग जो भी फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, बॉडी के आप बोल सकते हैं कि अगर आप कोई ऑर्गेनिज्म है, मैन है, तो मैन का जो बीच से आप क्या कर सकते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कान जो है इधर चला जाएगा, एक कान दूसरे साइड चला जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं एक आइज एक राइट, एक आइज आपका लेफ्ट। तो आपके फाइलम कॉर्डेटा के ऑर्गेनिजम्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बायलैटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म देखने को मिलता है। लेयर पाई जाती है, स्किन की लेयर होता है। सिलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें। और ये आपके जो है पोस्ट एंड टेल आपको देखने को मिलेगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमें नजर आता है इस फाइलम कॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म में। जब फाइलम कॉर्डेटा की अगर मैं बात करूं तो अपने आप पे जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर को दिखेगा, क्योंकि कॉर्डेटा में हम लोगों को भी जो क्लासिफाइड किया गया है। क्लियर। इसके 3 इंपॉर्टेंट आपके सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा के। फर्स्ट आपका यूरोकॉर्डेटा, जिसको हम ट्यूनिकेटा के भी नाम से जानते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। क्लियर। तो इसी के साथ आप बोल सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कॉर्डेटा से रिलेटेड, जिसको आप याद रखेंगे। और बोल सकते हैं कि आपका लास्ट क्वेश्चन ही था और लास्ट स्लाइड। इसी के साथ आपका जो है एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का जनरल अवेयरनेस का ऑल 25 क्वेश्चंस का प्यारा सा डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे, और मिलेंगे मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, इसी टाइप के वीडियोस पाने के लिए। क्लियर। मैं 40 सीट्स में डिस्कस करूंगा आपसे अपकमिंग डेज में। थैंक यू वेरी मच।